हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 1 की सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो देखते हैं उससे पहले अगस्त 1947 में हमारी इंडियन कंडीशन क्या थी। तो पहले तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी। दूसरा मैंडेट यानी कि जो नेशन रिक्वायर्ड मल्टीपल इंजीनियर मास्टर प्लान, यानी कि हमारे जो कंट्री थी उसको कंट्री को विशियस साइकिल ऑफ बैकवर्ड से निकालने के लिए हमें कोई प्लान की नीड थी, बहुत तगड़े प्लान की। और मास्टर ऑफ डेस्टिनी, इंडिपेंडेंट इंडिया हैड द पेन बट लैक द इमीडिएट रिसोर्सेज टू मॉडर्नाइज इंस्टेंटली, यानी कि इंडिया के पास में लोग तो थे लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो वो भी डेवलप करने की जरूरत थी। अब देखिए हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज थे यानी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। रेशनल मैनेजमेंट, हमें बहुत बुद्धि से अब चीज़ों को मैनेज करना था जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ भी हो पाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत थी। तो उसके लिए एक व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है प्रोफेसर पी सी महालनोबिस। ठीक है, प्रोफेसर पी सी महालनोबिस, द चीफ आर्किटेक्ट। इन्हें हम बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट उसके प्लानिंग कमीशन के, इसके प्लानिंग कमीशन के। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। प्लानिंग कमीशन का मेन काम क्या था कि वो प्लानिंग करेगा, यानी कि 5 ईयर के प्लान्स बनाएगा, है ना। और यही रिप्लेस हुआ था 2015 में नीति आयोग से। नीति आयोग का मतलब भी सेम प्लानिंग करना है, लेकिन नीति आयोग 5 साल से ज्यादा के प्लान बनाता है, यानी कि 20 ईयर्स। ठीक है, 20 और 50 इनमें से कोई सा एक, है ना। अब देखिए, इंजीनियरिंग द फाउंडेशन इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म ड्रिवन एक्सक्लूसिवली बाय मार्केट फोर्सेस। अब देखिए, जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है वो मार्केट फोर्स से चलती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी वहां पर ये क्या होगा, प्राइस सेट होगा। तो ये होती है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, जो कि फ्री मार्केट फोर्स से चलती है, डिमांड और सप्लाई से चलती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए नेहरू, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे हमारे समय, ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई भी एक्सीडेंट करते हैं, अगर प्राइस हाइक हो गया तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी में देखिए, स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रोडक्शन, यानी कि सारे प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो इससे क्या होता है, इससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, तो इससे प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ये भी मना हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आया, मिक्स इकोनॉमी आई। तो मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होगा प्लस सोशल वेलफेयर भी होगा। तो ये मेथड अपनाया गया हमारे इंडिया के द्वारा। अब देखिए, प्लानिंग के दो टाइप है, डायरेक्टिव और कॉम्प्रहेंसिव। अब डायरेक्टिव प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, कॉम्प्रहेंसिव में। अब ये मेन है 4 पिलर्स, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड प्लानिंग है उसके 4 मेन गोल हैं। पहला गोल क्या है, जीडीपी ग्रोथ। दूसरा गोल है मॉडर्नाइजेशन। तीसरा गोल है सेल्फ रिलायंस। चौथा गोल है इक्विटी। ठीक है, तो अब हम इन चारों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहला है आपका एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक केक, यानी कि हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारा ग्रोथ को बढ़ाना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना, अंडरस्टैंड करना ग्रोथ को, डेवलपमेंट करना कंस्ट्रेंट इंडिविजुअल्स इन इकोनॉमिक कल्चर्स को। देखिए, अपग्रेडिंग, सेकंड पिलर क्या था हमारा, मॉडर्नाइजेशन। सेकंड क्या था, मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन में देखिए, मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आउटपुट कांट बी स्केल इनफाइनिटली ऑन रिसोर्स अलोन। मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर अडॉप्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो। आउटपुट को अगर इंक्रीज करना है तो आपको चाहिए रिसोर्सेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स आई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनसे क्या होती, जिनसे हमारे जो गेहूं और चावल की आउटपुट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। लेकिन राइस और वीट की आउटपुट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, तो देखिए थर्ड थर्ड पॉइंट है आपका
थर्ड है आपका इंजीनियरिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि थर्ड पिलर कौन सा था, देखिए दोबारा से थर्ड पिलर था आपका सेल्फ रिलायंस, खुद पर निर्भर रहना। तो हमारी कंट्री का मेन मोटिव क्या था, खुद पर निर्भर रहना, यानी कि द सोवरेनिटी इम्पेरेटिव। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, फार्मर सिक्योरिटी टू प्रोवाइड नेशनल डिलीवरी फूड एंड टेक सिक्योरिटी। तो हमारा जो इसके अंदर मेन मोटिव था फूड सिक्योरिटी बनाना। और थर्ड मोटिव था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट, यानी कि जो भी हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़े, किसी भी बाहर कंट्री से अगर हमें एक्सपोर्ट करना पड़े तो हम उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को अपनी कंट्री में ही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे उसका डुप्लीकेट। यही थी हमारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी। अब देखिए लिफ्टिंग द बेस लाइन। अब बेस लाइन का मतलब यहाँ पर किससे है, फेलियर ऑफ प्योर ग्रोथ, यानी कि हमारी जो प्योर ग्रोथ क्यों नहीं हो पाई। तो मॉडर्नाइजेशन हम पे कमी थी, जीडीपी भी हमारी स्लो थी, इस वजह से हमें ग्रोथ करने में टाइम लग रहा था। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस इक्विटी इंश्योर द न्यूली एक्सपेंडेड इकोनॉमिक की। अब देखिए इसमें रिफॉर्म्स आए थे, एक था अगेरियन रिफॉर्म्स और दूसरे थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे हमने पढ़ा था अभी, उसमें थी HYV सीड्स, जिनसे क्या हुआ था, जिनसे हमारी कंट्री में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। लैंड रिफॉर्म्स में हुआ क्या था, जो जमींदार से जमीन लेकर के टेलर्स को दे दी गई थी, और जो उनके पास में लार्ज लैंड होल्डिंग थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इससे ज़्यादा आपके पास में लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसे सरकार गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है। और जिनकी फ्रेगमेंटेड ज़मीनें थी, फ्रेगमेंटेड यानी कि एक ज़मीन यहाँ और एक ज़मीन यहाँ, अब यहाँ बीच में किसी और की ज़मीन थी, तो इन ज़मीनों को क्या कर दिया, यहाँ से हटा करके यहाँ दो ज़मीन को कंबाइन करके दे दिया इस व्यक्ति को। ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज में आए थे रिफॉर्म्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ब्रेकिंग द स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर में पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल हमने पढ़ लिया। अब देखिए दैट सोशल वेट, तो ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी थी, उसको दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, ये तीन बड़ी प्रॉब्लम थी, सोशल वेट प्लस ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। तीन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें जरूरत थी स्ट्रक्चरल की। हेलो एवरीवन, आज हम यूनिट 1 की सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो देखते हैं उससे पहले अगस्त 1947 में हमारी इंडियन कंडीशन क्या थी। तो पहले तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी। दूसरा मैंडेट, यानी कि जो नेशन रिक्वायर्ड मल्टीप्लस इंजीनियर मास्टर प्लान, यानी कि हमारे जो कंट्री थी उसको कंट्री को बीच साइकिल ऑफ बैकवर्ड से निकालने के लिए हमें कोई प्लान की नीड थी, बहुत तगड़े प्लान की। और मास्टर ऑफ डेस्टिनी, इंडिपेंडेंट इंडिया हैड द पेन बट लैक द इमीडिएट रिसोर्सेज टू मॉडर्नाइज इंस्टेंटली, यानी कि इंडिया के पास में लोग तो थे लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो वो भी डेवलप करने की जरूरत थी। अब देखिए हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज थे, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। रेशनल मैनेजमेंट, हमें बहुत बुद्धि से सब चीज़ों को मैनेज करना था, जिससे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ भी हो पाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत है। तो उसके लिए एक व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है प्रोफेसर PC महालनोबिस। ठीक है, प्रोफेसर PC महालनोबिस, द चीफ आर्किटेक्ट, इन्हें हम बोलते हैं चीफ आर्किटेक्ट उसके प्लानिंग कमीशन के, किसके, प्लानिंग कमीशन के। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था। प्लानिंग कमीशन का मेन काम क्या था, कि वो प्लानिंग करेगा, यानी कि 5 ईयर के प्लान्स बनाएगा, है ना। और यही रिप्लेस हुआ था 2015 में नीति आयोग से। नीति आयोग का मतलब भी सेम प्लानिंग करना है, लेकिन नीति आयोग 5 साल से ज्यादा के प्लान बनाता है। अब देखिए इंजीनियरिंग द फाउंडेशन इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म ड्रिवन एक्सक्लूसिवली बाय मार्केट फोर्सेस। अब देखिए जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है वो मार्केट फोर्स से चलती है, यानी कि डिमांड और सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई
इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर ये क्या होगा, प्राइस सेट होगा। तो ये होती है कैपिटलिज्म इकोनॉमी, जो कि फ्री मार्केट फोर्सेस से चलती है, डिमांड और सप्लाई से चलती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए नेहरू, यानी कि जो प्रधानमंत्री थे हमारे समय, उन्हें मना कर दिया था कि हमारे यहाँ कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं, अगर प्राइस हाइक हो गया तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी में देखिए, स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रोडक्शन, यानी कि सारे प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो इससे क्या होता है, इससे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, तो इससे प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ये भी मना हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या आया, मिक्स इकोनॉमी आई। तो मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी होगा प्लस सोशल वेलफेयर भी होगा। तो ये मेथड अपनाया गया हमारे इंडिया के द्वारा। तो देखिए प्लानिंग के दो टाइप है, डायरेक्टिव और कॉम्प्रहेंसिव। अब डायरेक्टिव प्लानिंग ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, कॉम्प्रहेंसिव में, अब ये मेन है 4 पिलर्स, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड प्लानिंग है उसके 4 मेन गोल हैं। पहला गोल क्या है, जीडीपी ग्रोथ। दूसरा गोल है मॉडर्नाइजेशन। तीसरा गोल है सेल्फ रिलायंस। चौथा गोल है इक्विटी। ठीक है, तो अब हम इन चारों के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए अपग्रेडिंग, सेकंड पिलर क्या था हमारा, मॉडर्नाइजेशन। सेकंड क्या था, मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन में देखिए, मॉडर्नाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आउटपुट कांट बी स्केल इनफाइनिटली ऑन रिसोर्स अलोन। मॉडर्नाइजेशन रिक्वायर अडॉप्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि आप आउटपुट को बढ़ा सकते हो, आउटपुट को अगर इंक्रीज करना है तो आपको चाहिए रिसोर्सेस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स आई थी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनसे क्या हुई थी, जिनसे हमारे जो गेहूं और चावल की आउटपुट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, लेकिन राइस और व्हीट की आउटपुट क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, तो देखिए थर्ड थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड है आपका इंजीनियरिंग इंडिपेंडेंस, यानी कि थर्ड पिलर कौन सा था, देखिए दोबारा से, थर्ड पिलर था आपका सेल्फ रिलायंस, खुद पर निर्भर रहना। तो हमारी कंट्री का मेन मोटिव क्या था, खुद पर निर्भर रहना, यानी कि द सोवरेनिटी इम्पेरेटिव। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, फार्मर सिक्योरिटी टू प्रोवाइड नेशनल डिलीवरी फूड एंड टेक सिक्योरिटी। तो हमारा जो इसके अंदर मेन मोटिव था फूड सिक्योरिटी बनाना। और थर्ड मोटिव था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन इम्पोर्ट, यानी कि जो भी हमें बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़े, किसी भी बाहर कंट्री से अगर हमें एक्सपोर्ट करना पड़े तो हम उसे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को अपनी कंट्री में ही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे उसका डुप्लीकेट। यही थी हमारी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी। अब देखिए इसमें रिफॉर्म्स आए थे, एक था अगेरियन रिफॉर्म्स और दूसरे थे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा हमने पढ़ा था अभी, उसमें थी HYV सीड्स, जिनसे क्या हुआ था, जिनसे हमारी कंट्री में राइस और व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स में हुआ क्या था, जो जमींदार से जमीन लेकर के टेलर्स को दे दी गई थी, और जो उनके पास में लार्ज लैंड होल्डिंग थी उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि इससे ज़्यादा आपके पास में लैंड होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसे सरकार, गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, और जिनकी फ्रेगमेंटेड ज़मीनें थी, फ्रेगमेंटेड यानी कि एक ज़मीन यहाँ और एक ज़मीन यहाँ, अब यहाँ बीच में किसी और की ज़मीन थी, तो इन ज़मीनों को क्या कर दिया, यहाँ से हटा करके यहाँ दो ज़मीन को कंबाइन करके दे दिया इस व्यक्ति को। ऐसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज में आए थे रिफॉर्म्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, यानी कि एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो एलपीजी है, इस चैप्टर को हम NEP 1991 से भी जानते हैं, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ही एलपीजी आया था। ठीक है, तो लिबरेशन में हुआ क्या था, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो इंडस्ट्री पर लाइसेंसिंग का सिस्टम था उसको हटा दिया गया था। फाइनेंशियल रिफॉर्म सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि रिड्यूसिंग रोल ऑफ आरबीआई टू रेगुलेटर, यानी कि जो आरबीआई का रोल था वो रेगुलेटर में कन्वर्ट कर दिया गया था। टैक्स रिफॉर्म्स आए थे, रेशनलाइजेशन हुआ था टैक्स
क्या रिडक्शन हुआ था, यानी कि जो टैक्स रेट्स थे उनको कम कर दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, यानी कि जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, यानी कि रुपी का क्या कर दिया गया, डिवैल्यूएशन किया गया था, ताकि हमें जो भी एक्सपोर्ट है, जो भी हमें एक्सपोर्ट करने हो, वो हमारी इंक्रीज हो जाए, कि हमारी चीज़ सस्ती मिले लोगों को। फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जब भी हमें ट्रेड करना हो बाहर कंट्री से, तो हमारे पास कोई भी कोटा लिमिट ना हो। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन में ओनरशिप और मैनेजमेंट था जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, यानी कि जो सरकारी कंपनियों का, वो ट्रांसफर हुआ था प्राइवेट कंपनीज पर। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब पीएसयू ने अपने शेयर्स क्या करे, प्राइवेट को, प्लेयर्स को बेच दिए। ठीक है। इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, यहाँ प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया बिजनेस करने के लिए। ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेट द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट, यानी कि इंटीग्रेट किया गया, यानी कि अब हमारी जो ट्रेड है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर देश से भी होगी। पहले नहीं होती थी, पहले इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, पहले होती तो लिमिटेड होती थी। अब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल टेक्नोलॉजी अक्रॉस बॉर्डर, यानी कि अब बाहर कंट्री के साथ हमारे गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल टेक्नोलॉजी इजीली फ्लो हो पाएंगे। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि बीपीओ, केपीओ, केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, में सारी कंपनियां इंडियन कंपनी से सर्विसेज लेती है। रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो टैक्स और ट्रेड पे लिमिटेशंस थी वो भी कम कर दी गई, हटाई नहीं गई, वजह से नहीं, कम कर दी गई। अब देखते हैं डिटेल में। देखिए इंटरनल डेट, यानी कि 1990 में हुआ क्या था, 1990 में हुआ था हम पे इंटरनल डेट, हमारे पास बहुत सारा फिस्कल डेफिसिट हो चुका था। अनसस्टेनेबल पब्लिक डेट, यानी कि पब्लिक डेट भी बहुत हो गया था हमारे पास में। हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत हो गई थी उस समय। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर थे वो बिल्कुल इनएफिशिएंट हो गए थे, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे थे, वो लॉस में थे उस समय पब्लिक सेक्टर, यानी सरकारी कंपनियां। अब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन एक्सटर्नल शॉक्स, यानी कि हमारा जो पीओपी कंडीशन क्या थी उस समय, फॉरेन एक्सचेंज डिप्रेशन में था, कमी थी। इंपोर्ट फाइनेंसिंग क्रंच, यानी कि हमें इंपोर्ट के लिए भी फाइनेंस करना पड़ा था, पैसा लेना पड़ा था। गल्फ क्राइसिस, यानी कि जो हमारे पास ऑयल प्राइसेस थे वो भी बहुत बढ़ चुके थे। क्रेडिट राशनिंग, यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल लैंडर थे वो हमसे फ्रेश लोन लेने को मना कर रहे थे, क्योंकि हम पुराने लोग नहीं चुका पाए थे। इमीडिएट रिस्पॉन्स, यानी कि हमसे इमीडिएट रिस्पॉन्स मांगा जा रहा था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, कि हमें लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। और वहाँ पे स्नबर लोन था, हमारे पास $60 बिलियन का लोन था। ठीक है। जो कि था फोर्टनाइट के लिए। अब फोर्टनाइट के लिए हमारे पास इनफ था हमारा कंट्री को चलाने के लिए। अब फोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्ते, ठीक है, 2 हफ्ते, तो ठीक है। अब देखिए एनईपी में हुआ क्या। एनईपी में स्टेबलाइजेशन मेजर्स आए, 2 मेजर आए थे, पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ठीक है, तो ये स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म के लिए आए थे और ये लॉन्ग टर्म। तो स्टेबलाइजेशन में क्या एम था कि बीओपी को करेक्ट करना है, यानी कि जो हमारा डेफिसिट हो रहा है उसे सुधारना है। कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय मैनेजिंग मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इमीडिएट मेजर टू रिस्टोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मेजर करना है। करेक्टिंग फिजिकल इम्बैलेंस, यानी कि हमारे पास जो फिजिकल डेट है, हमारे पास जो लोन है उसे भी कम करना है। एड्रेस स्ट्रक्चरल रिजिडिटी इन द इकोनॉमी, और ये थे स्ट्रक्चर के पॉइंट। स्ट्रक्चरल में पॉइंट क्या है कि आपके जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी है, यानी कि आपके यहाँ जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, परमिशन सिस्टम है, उन सब में जो रिजिडिटी है, कठोरता है, बैरियर्स को हटाना, कोई लाइसेंसिंग वगैरह कि कौन सी फर्म आई, कौन सी फर्म जाएगी, उसका लाइसेंसिंग, परमिशन, एक्सेट्रा। इंक्लूड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी को यूज करना लॉन्ग टर्म के लिए। और रिफॉर्मिंग द फाइनेंशियल इंडस्ट्री सेक्टर, फाइनेंशियल इंडस्ट्री सेक्टर में रिफॉर्म्स लाना, जैसे हमने पढ़ा था कि आरबीआई के बारे में। अब देखेंगे लिबरलाइजेशन डिटेल में। तो लिबरलाइजेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, डिसमेंटलिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि जो इंडस्ट्रियल दुविधाएं थी उनको हटाना था। देखिए एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पहले क्या था, लाइसेंसिंग देनी पड़ती थी हमें अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो, लेकिन अब वो लाइसेंसिंग क्या कर दी है, कम कर दी है। अब केवल आपको एल्कोहल, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है अगर आप इनका बिजनेस करना चाहते हो तो। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर रूल, अब पब्लिक सेक्टर क्या हो गए हैं, घटकर कम हो गए, यानी पहले 17 थे, 17 से घटकर अब और कम हो गए। अब वो प्राइमरी, यानी कि कुछ ही क्षेत्र में, जैसे रेलवे में और एटॉमिक एनर्जी में। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज,
पहले बहुत सी इंडस्ट्री के लिए कुछ एक्टिविटी रिजर्व थी, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ एक्टिविटी रिजर्व थी। अब उन्हें क्या कर दिया, डिजर्व कर दिया, और उसमें बड़े प्लेयर भी यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी एंटर कर सकती हैं उस मार्केट में। अमेंडमेंट ऑफ एमआरटीपी, यानी पढ़ा था हमने, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसीज। ये एक्ट है, कानून है, जो कि रिप्लेस करता है कंपटीशन एक्ट को, जो प्रमोट करता है मार्केट कंपटीशन रेदर देन कर मोनोपोली, यानी कि मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए। फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, और इसके अंदर क्या हुआ, लिबरेशन के अंदर इंडस्ट्रीज को फ्रीडम मिली ताकि वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा पाए, डाइवर्सिटी कर पाए, नई नई ब्रांचेस खोल पाए विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। अब है आपका फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस। अब देखिए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। बिफोर 1991 क्या होता है, आरबीआई एक रेगुलेटर था। आफ्टर 99 आरबीआई क्या बन गया, एक फैसिलिटेटर। ठीक है। अब देखो आरबीआई डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट, वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। ठीक है। अब क्या करता है आरबीआई, इंटरेस्ट रेट लार्जली मार्केट डिटरमाइंड। जब आरबीआई करता है, डिटरमाइन करता है बस इंटरेस्ट रेट को, पहले आरबीआई डिसाइड करता था इंटरेस्ट रेट को। अब आरबीआई मार्केट के थ्रू डिसाइड करता है, अपनी इच्छा से डिसाइड नहीं करता। सीवियर रिस्ट्रिक्शन थी, एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक्स। लेकिन अब एंट्री नॉर्म्स इजी हो चुके हैं प्राइवेट बैंक्स के लिए। और जो एसएलआर था, सीआरआर था, वो बहुत हाई था, लेकिन अब क्या है, वो लिमिटेड हो चुका है, कम हो चुका है। डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम्स, यानी कि जो धागे प्रोग्राम्स थे, सब्सिडी जैसी, वो भी सब कौन कंट्रोल करता था, कंट्रोल करता था आरबीआई। लेकिन अब इस पे कंट्रोल नहीं होता, अब इस पे सुपरविजन होता है केवल। ठीक है। और नए वाले आरबीआई, यानी कि 1991 के बाद के आरबीआई ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया है, कब तक, 74% तक। नहीं, कुछ कुछ इंडस्ट्री में 100% भी अलाउ है। टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या होता है, रिडक्शन इन डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें रिडक्शन हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स का प्रमोशन ज्यादा मिला, जैसे जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोसीजर एंड बेटर इन्फोर्समेंट, ताकि जो टैक्स प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई कर सके और बेटर इन्फोर्समेंट हो पाए। एक्सटर्नल सेक्टर, रूबी डिवेल्युएशन। देखिए एक्सटर्नल सेक्टर, अब रूपी डिवेल्युएशन हुआ। ठीक है। तो हमारे जो कंट्री है, गवर्नमेंट है, उसने डेलिबरेटली जानबूझकर हमारे रुपए की वैल्यू क्या करी, कम करी फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले। ठीक है। ताकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाए, लोग हमसे अट्रैक्ट ज्यादा हो हमारी गुड्स के प्रति। ठीक है। जिससे हमारा पीओपी क्या हो जाए, डेफिसिट सुधर जाए, क्योंकि जब भी फॉरेन करेंसी आएगी तभी तो डेफिसिट सुधरेगा हमारा। अब है मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। अब मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, यानी कि जो मैंने सिखाया था आपको डायग्राम, डिमांड सप्लाई जहाँ सेट करती है, वहीं पे क्या होता है, प्राइस सेट होता है, क्वांटिटी सेट होती है, यही हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम का होता है। ठीक है। अब जो प्राइस सेट होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से होता है सेट, और उस पर सिर्फ रेगुलेशन होती है, किसके द्वारा, फैसिलिटेटर होता है, कौन, आपका आरबीआई। ठीक है। कुछ भी गलत होगा तो आरबीआई आएगा, स्टार्टिंग में आरबीआई नहीं आएगा। ओपनिंग ऑफ द बॉर्डर्स टू द ट्रेड, यानी कि अब जो हमारी ट्रेड है वो फॉरेन करेंसी के रूप में फॉरेन कंट्री से भी हो सकती है। ठीक है। राष्ट्रीय रिडक्शन इन पीक टैरिफ, जो हमारा टैरिफ 300% था नियरली, से कट करके बहुत कम कर देगा, ताकि ट्रेड पॉसिबल हो पाए। ठीक है। अब एशियन लेवल पे, एशियन क्या बच्चों, एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ कंट्रीज क्या है, मेंबर है। ठीक है। ये मैंने आपको फुल फॉर्म्स वाली वीडियो में बताया है, जाके उसे देख लीजिए एक बार, है ना। रिमूवल ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कितनी क्वांटिटी ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस पर भी लाइसेंसिंग और परमिशन जो भी था वो भी हटा दिया गया है। ठीक है। एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, अब जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी, यानी कि अगर किसी को आप बाहर कंट्री को सामान बेचते हो तो उस पर भी ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता था, वो भी क्या कर दिया, हटा दिया गया है। लिबरलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, अब जो इम्पोर्ट लाइसेंस, यानी कि अगर बाहर कंट्री से आप कुछ खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो बाहर कंट्री से, तो उस पर आपको लाइसेंसिंग अब नहीं चाहिए। ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटीग्रेट करना है इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से। प्राइवेटाइजेशन, द पावर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। देखो प्राइवेटाइजेशन से हुआ क्या, जो गवर्नमेंट पीएसयू जो कभी प्रॉफिट नहीं कमाते थे, हमेशा लॉस में रहते थे, उनको हमने प्राइवेट को दे दिया। अब प्राइवेट को देने के बाद उसमें जो वर्क है अच्छा होने लगा, और वर्क अच्छा होने लगा तो उनसे जो प्रॉफिट जनरेशन ज्यादा होने लगा, जिससे होता क्या है, आपकी कंट्री में इनकम का फ्लो बढ़ता है। ठीक है। अगर पीएसयू नेगेटिव रहते, लॉस में रहते, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर सोशल वेलफेयर में होना चाहिए था, वो वहां ना होकर के कहाँ होता, वो पीएसयूज में होता। ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है, प्रोसेस ऑफ सेलिंग और प्रोशन ऑफ गवर्नमेंट इक्विटी इन अ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स है गवर्नमेंट के, उसको बेच देना प्राइवेट प्लेयर्स को। ठीक है। अब है आपका महारत्ना और नवरत्न, ये कुछ कंपनीज है गवर्नमेंट की, पीएसयूज हैं, जो कि महारत्ना और नवरत्न की कैटेगरी में डाले गए हैं। ठीक
ठीक है। क्राइटेरिया ये अमाउंट का है, इसमें क्राइटेरिया इस अमाउंट का है, ठीक है। एग्जाम्पल है हेल, MTNL, बेल, ऑयल, PFC, रैक, नाल्को, NMDC, और महारत्ना में है IOCL, सेल, ONGC, NTPC, CIL, बेल, एल एंड BPCL, ठीक है। देखो बच्चों ये BHEL है और ये DEL है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में था इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब हमारी जो वर्ल्ड है उसकी इकोनॉमी से अपनी कंट्री की इकोनॉमी को क्या करना, जोड़ना, आपस में ट्रेड करना, ठीक है। ये था ग्लोबलाइजेशन का मेन मोटिव। अब देखिए ट्रेड लिबरलाइजेशन, यानी कि हमारी कंट्री में जो बाहरी कंट्री कंपनीज है उन पे जो टैरिफ था और जो बैरियर्स थे वो कम कर दिए गए ताकि हमारी ट्रेड पॉसिबल हो पाए और जो फॉरेनर्स है वो अट्रैक्ट हो बिजनेस करने के लिए इंडिया में। कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल मूवमेंट था यानी कि FDI और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को FII भी बोलते हैं, शायद मैं दोबारा लिखता हूँ, को FII बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें फॉरेन कंपनी या फॉरेन व्यक्ति आपकी बनी हुई कंपनी, आपकी डोमेस्टिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और FDI में वो पैसा इन्वेस्ट ना करके आपके यहाँ कंपनी या फैक्ट्री को खोलता है, यानी कि फिजिकली कैपिटल इन्वेस्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर यानी कि टेक्नोलॉजीज का एक्सचेंज भी पॉसिबल हुआ। मूवमेंट ऑफ पीपल, अब देखते हैं आप बहुत से NRI हैं, इंडियन नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो कि बाहर देश में काम करते हैं। तो ये मूवमेंट पॉसिबल कैसे हो पाया है, आपके LPG के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अब देखते हैं आउटसोर्सिंग हब। अब इंडिया की बहुत सी सर्विसेज है जो बाहर कंट्री में आउटसोर्स की जाती है, जैसे कि IT और BPO, ठीक है। अब इंडिया में इंग्लिश स्पीकर्स, ग्रेजुएट्स, IT स्किल्स वाले कुछ चीप कॉस्ट में मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू उनकी कंट्री में, ठीक है। तो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो इंडियन ह्यूमन कैपिटल से क्या करे, आउटसोर्स करे, आउटसोर्स यानी कि परचेज करे सर्विसेज को उनके लिए, ठीक है। अब आपका ग्लोबल वॉचडॉग, यानी कि पूरे वर्ल्ड को कौन देखेगा कि कौन सी ट्रेड में कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, कोई इलीगल प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, तो वो देखेगा WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पहले क्या था, गेट, जो कि पहले क्या था, गेट। 1948 में गेट बना था, उसके बाद बना वर्ल्ड WTO, जो कि इसने रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है। अब WTO क्या करता है, ट्रेड एग्रीमेंट्स पे ध्यान रखता है, एडमिनिस्ट्रेटर है। और वो मल्टीलेटरल ट्रेड पे ध्यान रखता है, मल्टीलेटरल यानी कि एक दो से अधिक देशों के बीच में ट्रेड मॉनिटर करता है, नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को प्रमोट करता है, फ्री और फेयर ट्रेड को सिक्योर करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनका भी ग्लोबल ट्रेड में कुछ शेयर हो, टेक्निकल असिस्टेंट उनको टेक्निकल सेटअप बताता है। इंडियन पर्सपेक्टिव एंड रूल, अब वो इंडिया के लिए क्या करता है, देखो फाउंडिंग मेंबर एडवोकेट्स फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड इंटरेस्ट सीकिंग फेयर मार्केट एक्सेस टू द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हमें क्या मिला, गुड्स एंड सर्विस का फेयर मार्केट मिला। चैलेंजेस डेवलप्ड नेशन एग्रीकल्चर सब्सिडीज, हमें एग्रीकल्चर सब्सिडीज मिली। एम्फोसिस स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है, हमें थोड़ा स्टार्टिंग में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला क्योंकि हमें अभी भी लोन मिला था और हम बड़े बड़े क्राइसिस से गुजरे थे। वर्क्स टुवर्ड इक्विटेबल रूल्स इन ग्लोबल ट्रेड, और इक्विटी का भी सहारा मिला। अब देखिए अप्रेजल, एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंट ग्रोथ। तो देखिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, GDP ग्रोथ हुई थी, सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ था डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, और फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे इंक्रीज हो गए थे 2 बिलियन से 413 बिलियन इन 2019। इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ था, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, ठीक है। इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी FDI और FII भी बढ़ चुके थे। अब देखिए क्या पीछे रह गया था इन सब चीजों में, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया था, पीछे रह गया था क्योंकि LPG में कहीं भी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात नहीं की गई। जॉबलेस ग्रोथ हुई थी, यानी कि ग्रोथ तो हुई थी लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिलती क्योंकि ज्यादातर काम मशीनों से लगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में एम्प्लॉयमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक में, जिससे ग्रोथ तो हुई, प्रोडक्शन तो बढ़ा, इनकम तो बढ़ी, लेकिन कैपिटल के थ्रू, मशीनों के थ्रू इंसानों को एम्प्लॉयमेंट कम मिली। लो साइडेड डेवलपमेंट यानी कि डिस्पैरिटीज, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट हुई इसमें बहुत सी कमियां थी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से थोड़ा ज्यादा बढ़ा, और सर्विस सेक्टर है वो इन दोनों से बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई तीनों सेक्टर को। अब इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं मॉडर्न रिफॉर्म्स में, GST में 2017 वाली और डिमोनेटाइजेशन 2016 वाला। ठीक है, GST का मतलब क्या है, वन नेशन वन टैक्स। अब GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि मैन्युफैक्चरर और सेल पर लगता है, ठीक है। अब इसका एम है क्रिएट करना नेशनल मार्केट को एक बनाना, यानी कि इस स्टेट में गुड्स का प्राइस है तो दूसरे स्टेट में भी उस गुड्स का प्राइस क्या हो, सेम हो,
सेम प्राइस हो, ठीक है। और इन्हें रिप्लेस करा है वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को, एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को, है ना। और वहीं पर डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ स्क्रैपिंग अ करेंसी यूनिट इट स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। सिंपल सा मतलब बोलना चाह रहा है कि उसने एक करेंसी का लीगल टेंडर का स्टेटस छीन लिया, यानी कि अब वो कागज जो है वो कागज का टुकड़ा बन के रह गया, वो 2000 का नोट नहीं। ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था 1000 के नोट और 500 के नोट का, बाद में 2000 के नोटों का भी हुआ था। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक करेंसी को लीगल टेंडर माना छोड़ देना। अब वो मनी नहीं कहलाएगा, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट उसको अब लीगल टेंडर अलाउ नहीं करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ब्लैक मनी को बाहर निकालना लोगों के पास से, और जो टेरर फंडिंग हो रही थी उसको रोकना। ठीक है। और इसका थियोरेटिकल इम्पैक्ट था शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, लॉन्ग टर्म पुश टुवर्ड डिजिटाइजेशन, और इससे लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी मूवमेंट हुए थे। और आपका चैप्टर खत्म हो चुका है यहीं पे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सेकंड बुक की सेकंड यूनिट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब देखेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में। देखो बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, वो उसका ह्यूमन रिसोर्स है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद एक ह्यूमन रिसोर्स क्या बनता है, ह्यूमन कैपिटल बनता है। प्रोसेस में होता क्या है, प्रोसेस में इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन विद स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स, किसी ह्यूमन को स्किल्स मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, एक्सपीरियंस मिल जाए, तो वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल को दर्शाया गया है, इट इज द फ्लो कंसेप्ट ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल ओवर टाइम। तो ह्यूमन कैपिटल की स्टॉक को बढ़ाना, यानी ह्यूमन कैपिटल वाले लोगों को बढ़ाना ही क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल डिफाइन कैसे किया गया है, स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी एंड एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड हेल्थ एम्बॉडीड इन अ पीपल। इट इज द स्टॉक कंसेप्ट मेजर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो कंसेप्ट है जो पीरियड ऑफ टाइम में कन्वर्ट होता है। और ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं। मैं बोलता हूँ आपकी कंट्री में कितने ह्यूमन कैपिटल हैं आज की डेट में, तो ये क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है ना। तो बता रहा हूँ कि मेरी कंट्री में इतने ह्यूमन कैपिटल है आज की डेट में, तो ये क्या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको बता रहा हूँ मैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कौन होते हैं, जिसके पास एजुकेशन हो, स्किल्स हो, है ना, हेल्थ हो, ऐसे पीपल को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस। फिजिकल कैपिटल में आपकी मशीनें आ जाती है, मशीनें, बिल्डिंग। और ह्यूमन कैपिटल में आते हैं आपके नॉलेजेबल स्किल्ड इंसान। ठीक है। सेपरेबल, क्योंकि फिजिकल कैपिटल से उसके ओनर को सेपरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल से उसकी स्किल से उसके ओनर को सेपरेट नहीं कर सकते। मोबिलिटी, इसे मोबिल करना आसान नहीं होता, इसको मोबिल करना आसान। इसको मोबिल करना, देखो सेंस, मोबिल का मतलब यहाँ सेंस बन रहा है फिजिकली मूवमेंट, तो मशीनों को आप इधर से उधर ले जा सकते हो, फिजिकल कैपिटल को ले जा सकते हो, लेकिन लैंड को छोड़ करके। लेकिन आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इधर से उधर मूवमेंट करना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो जुड़ी रहती है इंसान की बॉडी से, उसके माइंड से, उसकी सोशल से, उसके कल्चर से। ठीक है। अब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है इस पे, हाँ लगता है इस पे, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि समय के साथ साथ स्किल्स आपकी और निखरती हैं, डेप्रिशिएट नहीं होती। बेनिफिट, बेनिफिट आता है प्राइवेट बेनिफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाते हैं ओनर इसके। और ह्यूमन कैपिटल से लोग प्रॉफिट तो कमाती है, इनकम तो कमाती है, साथ ही साथ सोशल बेनिफिट भी कमाते हैं। अब हम देखेंगे 5 पिलर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5 पिलर्स क्या है, यानी इनपुट्स क्या है, वो क्या इनपुट है ह्यूमन रिसोर्स की। तो पहला है एजुकेशन। एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल बनना आसान हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स का। दूसरा हेल्थ, हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति एक रीजन छोड़ करके दूसरे रीजन में चला जाता है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए और रहने के लिए। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन यानी कि एक्वायरिंग डाटा ऑन जॉब मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन इनेबल बेटर डिसीजन। ठीक है। डाटा एक्वायर करता है जॉब मार्केट का, इंस्टीट्यूशन का, और उन्हें इनेबल करता है, उन्हें जागरूक करता है ताकि वो एक डिसीजन ले पाए, वो भी एनालिसिस के बाद। अब देखिए इंजन ऑफ ग्रोथ। अब ह्यूमन कैपिटल बनाने से होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब बनती है तो उससे इंक्रीज होता है नंबर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है, इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जितने स्किल्ड लेबर होंगे, स्किल्ड ह्यूमन होंगे, हेल्दी ह्यूमन होंगे, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उतना ज्यादा हम एक्सपेंडिचर कर पाएंगे दोबारा से ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करने पे, यानी कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे,
माइग्रेशन पे, इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। अब देखिए सिंथेसिस। अब ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल एक इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोच है और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ओवरऑल अप्रोच है जिसपे ह्यूमन कैपिटल भी कवर है, ठीक है। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ लीजिएगा, कभी कभी डिफरेंस आता है। अब देखिए इंडिया ह्यूमन कैपिटल प्रोग्रेस। अब इंडिया की ह्यूमन कैपिटल प्रोग्रेस में चैलेंजेस क्या क्या आ गए, प्रॉब्लम क्या क्या आ गई। तो पहली प्रॉब्लम है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन रिसोर्सेज, यानी कि पॉपुलेशन तो हमारी अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। अब देखिए ब्रेन ड्रेन। अब ब्रेन ड्रेन में माइग्रेशन, यानी कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है बच्चों, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जब हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, अपनी कंट्री को छोड़ करके डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। अब इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। अब हमारे यहाँ जो मैन पावर प्लानिंग है वो भी क्या है, इनएफिशिएंट है, ठीक है, इसमें गैप है स्किल्स का। फिर आपका है लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लो क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। आप जानती हैं हमारे इंडिया में जो क्वालिटी एजुकेशन कितनी कम है गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। मार्केट फेलियर्स। मार्केट फेलियर्स में देखिए क्या दिक्कत है कि जो हमारी एजुकेशन है, जो प्राइवेट रिटेलर्स है उनका पड़ना भारी क्यों है, हमारी सोशल इम्पेरेटिव से, ठीक है। तो देखिए अब हाई फिक्स कॉस्ट एजुकेशन में खर्चा ज्यादा आता है, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना जरूरी है, सब्सिडीज का आना, गवर्नमेंट स्कूल का आना जरूरी है ताकि सभी लोगों को एजुकेशन मिल पाए। प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव जो प्राइवेट प्लेयर से केवल प्रॉफिट का सोचते हैं, वो चाहे तो जितना मर्जी मार्जिन हाई कर देंगे प्रॉफिट का, जिससे लोगों का एक्सप्लोइटेशन होगा, इसलिए भी गवर्नमेंट का आना जरूरी है। इक्विटी इशू। और जिसका हाई प्राइस हो जाएंगे तो लो इनकम सेक्शन का एजुकेशन ले ही नहीं पाएंगे, तो इसमें भी गवर्नमेंट का आना जरूरी है। पब्लिक गुड्स हो गए, पब्लिक गुड्स में भी गवर्नमेंट का जरूरी है, पब्लिक गुड्स में क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे तो वो उसे महंगे दामों में बेचेंगे और जो लो इनकम ग्रुप है उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में भी सेम है कि अब जब गवर्नमेंट है तभी सोशल जस्टिस है, कि जो आपके कोर्ट है ये प्राइवेट थोड़ा है, ये गवर्नमेंट ही तो है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ यानी एसेंशियल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसके लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी जरूरी है। अब देखिए एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यानी गवर्नमेंट का योगदान क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी, तो एआईसीटी का मेन एम है टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान रखना, एनसीईआरटी का स्कूल एजुकेशन पे, यूजीसी का हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है। हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में दो ही हैं आपके, आईसीएमआर मेडिकल रिसर्च एंड गाइडलाइंस और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, ठीक है। ये क्या है, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी फंडिंग, यानी कि फंडिंग कहाँ से मिलती है, पैसा कहाँ से मिलता है, इन जो ऑर्गेनाइजेशन को, इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग से। अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड एसेस ऑफ ड्यूअल मैट्रिक्स। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन पे उसके बारे में बात होगी यहाँ पर। तो देखिए शेयर इन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो गवर्नमेंट साल में जितना भी खर्च करती है उसका 8% 1952 में खर्च होता था एजुकेशन के लिए, लेकिन अब करंटली उसका 15 to 16% खर्च होता है एजुकेशन के लिए, ठीक है। वहीं पर जीडीपी, तो जीडीपी का कम से कम 6% होना चाहिए कहाँ, खर्च एजुकेशन में, लेकिन ये तो टारगेट है। एक्चुअल में कितना हो पाता है, एक्चुअल में केवल 3 से 4% ही जीडीपी का खर्च हो पाता है एजुकेशन में, देखिए कितने बुरे हाल है। अब देखिए एजुकेशन इन इंडिया अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। एजुकेशन इन इंडिया अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। अब अचीवमेंट्स क्या है, चैलेंजेस क्या आते हैं और डिस्पैरिटीज में कमी क्या रह रही। तो अचीवमेंट्स है सस्टेनेबल राइज इन लिटरेसी रेट, जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 74% तक बढ़ चुका है। एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन भी क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, प्राइमरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के। इम्प्रूव एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि अब बच्चे ज्यादा पढ़ने लगे हैं तो स्कूल में ज्यादा आए हुए हैं। चैलेंजेस क्या थे, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे आपने जाना 3 से 4% बड़ा कम है। हाई ड्रॉप आउट रेट, लोग बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। क्वालिटी कंसर्न, एजुकेशन तो लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। प्राइवेटेशन एंड कॉस्ट, और प्राइवेटेशन की कॉस्ट ज्यादा है, यानी प्राइवेट सेक्टर को अगर हम एजुकेशन दे भी दे तो वो कॉस्ट बढ़ा करके सोशल ग्रुप का जस्टिस नहीं मिलेगी। जेंडर गैप बहुत है, फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम है, रीजनल इनबैलेंस है। बिहार जैसे क्षेत्र तो बिल्कुल ही सबसे डाउन है एजुकेशन क्षेत्र में। सोशल इनइक्विटीज, मार्जिनलाइज ग्रुप यानी एस सी एस टी ओबीसी भी फेस करना पड़ता है, यानी कि सोशल इनइक्वालिटीज भी फेस करनी पड़ती है इंडिया में। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट में एक्शन प्लान क्या है, टारगेट करता है बैकवर्ड एरिया को, रूरल एरिया यानी कि बैकवर्ड एरिया। सोशल ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे क्या कहते हैं सोशल ग्रोथ हो, वहां पर लिटरेसी पहुंच पाए, एजुकेशन पहुंच पाए, हेल्थ पहुंच पाए, सैनिटेशन सफाई पहुंच पाए, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर उधार की सिस्टम यानी कि क्रेडिट सिस्टम, मार्केटिंग, लैंड रिफॉर्म्स,
ठीक है, या फिर बैंकिंग सिस्टम, ये सब पहुँच पाए। ठीक है? तो हमें क्या करना है, ट्रू डेवलपमेंट करना है बैकवर्ड एरिया यानी कि रूरल एरिया का। तो देखिए रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा क्या है, एम्प्लॉयमेंट शेयर लेता है, 50% क्या है रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लोग करते हैं। तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 14%। देखो लोग लगे तो 54% लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना कम आता है। यही दिक्कत है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन। अब देखिए इन रूरल डेवलपमेंट अब की फोकस एरिया क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रेडिट, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड रिफॉर्म्स और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो जो हिस्टोरिकल चेंजेस है और जो फ्यूचर फोकस चैलेंजेस हैं। तो हिस्टोरिकल चेंजेस क्या है, रूरल क्रेडिट यानी कि अब गांव में होता है क्या है, लोग लाला बनिया से ले लेते पैसे हाई इंटरेस्ट रेट पे, फिर उनका एक्सपेक्टेशन होता है। इसलिए वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें आरआरबीज या फिर नॉर्मल बैंक्स को पहुंचाना है, या फिर हमें नाबार्ड जैसे बैंक को सुविधाओं को पहुंचाना है वहां पर। ठीक है, आरआरबीज का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, उनके जो गुड्स बनते हैं उनको हाई प्राइस बेचा जाए, उनके साथ एक्सप्लोटेशन ना हो। बहुत से जो होलसेलर होते हैं वो कम प्राइस पे खरीदते हैं और महंगे बेच देते हैं, लेकिन किसानों से कहते हैं कि वो महंगे बेचाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके फ्यूचर फोकस चैलेंजेस क्या है, सस्टेनेबल लिवलीहुड्स यानी कि हमें सस्टेनेबल जीना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेज मिल पाए। अब है रूरल क्रेडिट। अब रूरल क्रेडिट में क्या होता है, आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट होते हैं 6 से 12 महीने के लिए, जो फर्टिलाइजर्स खरीद सकते हैं, सीड्स खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली एक्सपेंस के लिए। मिड टर्म क्रेडिट होते हैं जो कुएं खुदवाने के लिए, फेंसिस के लिए, मशीनरी के लिए। और लॉन्ग टर्म लोन होते हैं जैसे कि मेजर कैपिटल एसेट्स, ट्रैक्टर के लिए, ट्यूबवेल के लिए, परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए। तो इस टाइप की कैटेगरीज में लोन दिए जाते हैं रूरल एरिया में। अब नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्स कहते हैं लोन के, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, ट्रेडर, रिलेटिव फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन सोर्स है वो क्या है, वो कोऑपरेटिव्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये तो भाई हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो आरबीआई की तरह रेगुलेट होते हैं, यानी इंटरेस्ट रेट लो होते हैं एज कम्पेयर टू इनके, और प्रमोट करता है डेवलपमेंट को, एक्सप्लोटेशन नहीं होता। अब देखिए नाबार्ड, नाबार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है हमेशा आपके। तो नाबार्ड कब आया था, 1982 में आया था। इसके अंदर 3 मेन बैंक आते हैं, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव्स और आरआरबीज। ये तीनों पे नजर रखता है कि वो रूरल क्रेडिट एरिया में कैसे काम कर रहे हैं नहीं। ठीक है, तो नाबार्ड क्या है, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है, जो कि प्रोवाइड करता है रेगुलेशन, क्रेडिट और अदर फैसिलिटीज, है ना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, कॉटेज ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, इन सभी के जितने रूरल क्रेडिट है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी रेगुलेशन है, वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है नाबार्ड। ठीक है, रिफाइनेंसिंग ऑफ आरआरबीज, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक, यानी कि इन सबको पैसे कौन देता है, इन सबको पैसे नाबार्ड ही देता है। एक तरह से मान लीजिए आरबीआई है और ये क्या है, कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो क्रेडिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, तो जो माइक्रो क्रेडिट है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो क्या होते हैं, इसमें गांव में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लिए जाते हैं जिसमें वो पैसे जमा करते हैं हर महीने। जैसे आपने सुना है ना, कमेटी दलती कमेटी, वही वाला सिस्टम गाँव में चलता है। ठीक है, अब देखिए सबसे सक्सेसफुल स्टोरी किसकी थी, कुडुमश्री। कुडुमश्री यानी कि केरला में वुमेन्स के द्वारा बनाई गई सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक सोसाइटी जिसका नाम कुडुमश्री है। वो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए, जो कि माइक्रो एंटरप्राइज को फंडिंग दे पाए। ठीक है, अब थ्रिफ्ट एंड सेविंग का मतलब क्या है, बचत, एम्पावरमेंट यानी कि उनको एम्पावरमेंट मिली, इनको मनी मिल पाए ताकि वो अपना बिजनेस कर पाए। माइक्रो क्रेडिट यानी कि उन्हें बड़े लोन लिए, छोटे छोटे लोन लिए, वो भी आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। और रिसोर्सेज पूलिंग यानी कि अब जब सभी लोग, छोटे छोटे लोग आपस में मिल जाएंगे तो वो रिसोर्सेज का एक पूल डेवलप कर देंगे, डेवलप। अब देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होता क्या है, गैदरिंग, असेंबली होती है। दूसरा प्रोसेसिंग होती है, एडिंग वैल्यू। तीसरा ग्रेडिंग होती है कि कौन सी फल, कौन सी सब्जी किस ग्रेडिंग में आती है। पैकेजिंग, फिर स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग सिस्टम, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ मेन दिक्कत आती है, वो यहाँ दिक्कत आती है, और मेन दिक्कत यहाँ क्या आती है, क्योंकि ड्यू द अर्जेंट कैश नीड हाई डेट्स ऑफन मनी लेंडर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल इमीडिएटली पोस्ट हार्वेस्ट एट लो। यानी कि मनी लेंडर फोर्स करते हैं फार्मर्स को कि वो अपने गुड्स को जल्द से जल्द बेच दे, जल्द से जल्द बेच दे, नहीं तो गुड्स खराब हो जाएंगे। तो कभी कभी फार्मर, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर हैं, ये सब क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं फार्मर्स की मजबूरी का, क्योंकि सब्जियां जल्दी सड़ जाती है। अब देखिए मार्केट स्टेबिलिटी एंड फेयर प्रैक्टिसेस। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, कुछ सिस्टम लाए गए हैं, 4 सिस्टम में देखिए। पहला है रेगुलेटेड मार्केटिंग यानी कि मंडी, ऑफिशियल मंडी होती है, वहां पर जितने भी सेलर्स आते हैं, परचेजर आते हैं, वो बाय सेल करते हैं, वहां पर सेल परचेज होती है।
फिर होता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि ऐसा प्राइस इससे मिनिमम पे किसान अपने गुड्स को बेच ही नहीं पाएगा, यानी कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होके रहेगा। बफर स्टॉक यानी कि जो गुड्स बच जाते हैं वो गवर्नमेंट से खरीद लेती है और बफर स्टॉक में डाल देती है, जैसे कि गेहूं चावल, जो हमें पीडीएस के थ्रू मिलते हैं। अब पीडीएस आगे यहाँ पे देखो बताइए ना पीडीएस की, अब ये जो गेहूं चावल यहाँ सेव करे थे गवर्नमेंट ने, वो पीडीएस के थ्रू गरीबों में सब्सिडाइज रेट पर बांट दिए जाते हैं, सेल कर दिए जाते हैं। अब देखिए इम्पेरेटिव फॉर रूरल इंडिया। अब देखिए रूरल डाइवर्सिफिकेशन जरूरी क्यों है, कि जो हमारे शिफ्ट हुआ है फूड ग्रेन से मल्टी क्रॉपिंग से, और जो गोल्डन रेवोल्यूशन आया है, जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया है, ठीक है, इन सभी रेवोल्यूशन के थ्रू हमारे इंडिया में क्या है, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा है रूरल एरिया में। वरना केवल लोग पहले खेती करते थे, अब लोग गोल्डन रेवोल्यूशन यानी कि हनी की खेती करते हैं, ठीक है, फिशरीज करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पशुपालन करते हैं, ये सब एक्टिविटी करते हैं, जिससे उनकी जो इनकम ग्रोथ है वो डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाता है। अब एनिमल हस्बेंड्रीज में क्या होता है, लाइफ स्टॉक पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, मुर्गी। फिशरीज में मछलियाँ पालते हैं, फिशिंग करते हैं। हॉर्टिकल्चर में वो फ्रूट्स वेजिटेबल को उगाते हैं। अब देखिए आगे हैंडीक्राफ्ट, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बढ़ी है रूरल एरिया में, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी बढ़ी है रूरल एरिया में, ठीक है। अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं और कंस्ट्रेंट क्या क्या है। अब देखिए मेन ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम दैट अवॉइड सिंथेटिक इनपुट्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो जो नेचुरल चीजें होती है उनका यूज करके फार्मिंग की जाए। ये जो आर्टिफिशियल चीजें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बनाए गए ह्यूमन मेड, मैन मेड, उनका यूज ना किया जाए, क्योंकि इससे आपकी जो सॉइल की लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको इनके बजाय क्या यूज करना चाहिए, ग्रीन मैन्योर यूज करना चाहिए, कंपोस्ट यूज करना चाहिए, बायोलॉजिकल पेस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है। आपको खाद यूज करनी चाहिए नॉर्मल, ये काउ डंग। अब बेनिफिट क्या होते हैं, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, सस्टेनेबिलिटी रहती है, हेल्थियर फूड रहता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लेकिन कंस्टेंट क्या है कि लोअर इनिशियल यील्डिंग, यानी कि इससे जो प्रोडक्टिविटी यानी क्वांटिटी नहीं बन पाती, हायर लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है, लिमिटेड मार्केट है, प्रीमियम प्राइस है, यानी कि ऑर्गेनिक में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, इसलिए इसका प्राइस भी ज्यादा होता है, इसलिए लिमिटेड मार्केट है। अब शॉर्टर सेल्फ लाइफ, यानी कि इनकी जो लाइफ है वो भी कम होती है, और लैक ऑफ अवेयरनेस, और लोगों का अवेयरनेस भी इसके बहुत कम है। अब देखिए होलिस्टिक विजन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट का होलिस्टिक विजन, एग्रीकल्चर से शिफ्ट, नॉन फार्म एक्टिविटीज शिफ्ट, और ह्यूमन कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे शिफ्ट, यानी कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रूरल बैंक्स, ये सब डेवलप करना एक एम है। और इस साथ आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। बाय बाय। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से पहले जानना पड़ेगा हमें, ये देखो 545, यानी कि मिलियन पीपल जितने भी हमारे कंट्री में, वो है इंडियन वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू 2022-23, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन पहले। अब देखो वर्कर, वर्कर कौन है, इंडिविजुअल जो एंगेज है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो वर्कर है। वर्कफोर्स क्या है, पीपल एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स है। और लेबर फोर्स क्या है, जो पीपल चाहते तो है काम करना, इच्छुक तो है और काम करने को तैयार भी है, लेकिन उनको एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल भी रहा है ना, वो है लेबर फोर्स, ठीक है। तो तीन टर्म्स ही, तीनों समझ लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है। अब ये लेबर फोर्स है, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं और ना काम कर भी रहे हैं वो। अब देखिए वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स यानी कि जो काम में लगे हुए हैं। और अनएम्प्लॉयड, अब अनएम्प्लॉयड कौन है, अनएम्प्लॉयड वो है जो कि लेबर फोर्स का पार्ट तो है लेकिन काम करने में अनेबल है, ठीक है। अब लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स, अब लेबर सप्लाई मेजर की जाती है मैन आवर्स के रूप में, कि एक व्यक्ति कितने घंटे काम करता है, और लेबर फोर्स मेजर की जाती है पर्सन के रूप में, कि कितने लोग काम करने को तैयार है। तो लेबर फोर्स का फॉर्मूला आपको दे रखा है ऐसे, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ बोला गया है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स डिवाइड बाय अनएम्प्लॉयड। इसका मतलब ये फॉर्मूला है आपका इनका, जो कि लेबर फोर्स में नहीं है, नॉट इन लेबर फोर्स, ठीक है। और ये डिवाइड बाय भी नहीं है, कुछ ऐसे है, लेबर माइनस वर्क फोर्स इक्वल टू अनएम्प्लॉयड। तो लेबर फोर्स पे तो है लेकिन काम नहीं कर रहे, उनको माइनस कर देंगे तो बचेंगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का फॉर्मूला, तो टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100 आपका आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए जेंडर डिवाइड,
अब फीमेल कितनी है 23% है, मेल कितने 77% है पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन में, ठीक है, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में। और रूरल एरिया में तो ये और कम है ना। अब देखिए वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी क्या होती है, इनएबिलिटी टू अफोर्ड एजुकेशन, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, इस वजह से उन्हें काम करना पड़ता है, मार्जिनल जॉब करनी पड़ती है, छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। अब वुमेन ज्यादातर किसमें एक्टिव इंगेज है गाँव में, फैचिंग वाटर कुकिंग में इंगेज है, ठीक है। अब है सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं 57%, कैजुअल वेज लेबर कितने हैं 22% और रेगुलर सैलरीड कितने हैं 21%। कैजुअल वेज यानी जो डेली वेज मिलते हैं, ये कैजुअली इंगेज है, कभी कभी काम करते हैं, वो है कैजुअल वेजेस। सैलरी वाले कौन है, जिनको बेनिफिट मिलते हैं परमानेंट वाले, जैसे कि पेंशन ग्रेचुइटी प्रोविडेंट फंड और रेगुलर सैलरी मिलती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, जो कि ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज, यानी कि उनके पास भी खुद की एक एंटरप्राइज है और वो उस पर खुद काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। अब आपका टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, उसमें आपको परसेंटेज शो कर रखा है, उसे पढ़ लीजिएगा आप, है ना। अब देखिए जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपकी जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है, जीडीपी तो इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन पीपल को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, इसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है सिंपल, जैसे मैंने बताया आपको। अब देखिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अब वर्कफोर्स कैसे कैसे कैजुअलाइज होती जा रही है, कैजुअल बेजर बनती जा रही है, तो देखते हैं। अब देखिए प्रोसेस बेयर शेयर ऑफ कैजुअल बेस्ड लेबर इन टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस, जहां पर टोटल वर्कफोर्स में कैजुअल वेजेस का शेयर इंक्रीज हो जाता है, उसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। अब वर्कर फेस जॉब इनसिक्योरिटी, कैजुअल में होता क्या है, जो वर्कर्स है वो जॉब सिक्योरिटी के बारे में थ्रेट फेस करते हैं, शिफ्ट टुवर्ड हो जाता है किसका, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और वो प्रेफर करते हैं फ्लेक्सिबल लेबर टू मिनिमाइज कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, अगर परमानेंट सैलरी पे होगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी कंपनी को। और देखिए दो सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। जब फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल जैसे बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर कौन से होते हैं, फॉर्मल सेक्टर गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरप्राइज होती है, प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, जिनमें 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर्स होते हैं, उनके पास में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी होते हैं, उसे बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में 10 से कम वर्कर होते हैं और उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी नहीं मिलते, जैसे कि पेंशन ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। अब देखिए फेसेस ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट के फेसेस क्या है, पहला है डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है इस केस में केवल इन चार की जरूरत थी, लेकिन ये तीन भी काम कर रहे हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो बच्चे खेती करते हैं, जो किसान खेती करते हैं, अब देखो जो खेती होती है वो पूरे 12 महीने तो नहीं होती, कुछ महीने ही होती है, तो वो कहलाता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस महीने वो खेती नहीं कर पाएंगे, गुड्स को नहीं बेच पाएंगे, वो कहलाएगा उनका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, जब व्यक्ति के पास में डिग्री आ चुकी है फिर भी उसे जॉब नहीं मिली तो उसे बोलते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अर्बन एरिया में ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए रूट कॉजेस, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये कारण क्या है एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के, तो वह है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती जा रही है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है, एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ चुका है, एग्रीकल्चर और ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और अच्छा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाता जीडीपी के अंदर। फिर है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम में क्या है, डिफेक्ट है। फिर आपका है पॉलिसीज, देखो एक मनरेगा पॉलिसी है, एक मेक इन इंडिया पॉलिसी है, एक स्किल इंडिया पॉलिसी है और एक स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी। स्टार्टअप इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है, स्किल इंडिया में एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा दिया गया है, मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है, और मनरेगा में रूरल लिवलीहुड सिक्योरिटी, यानी कि रूरल एरिया में 100 डेज के लिए गारंटी एक्ट को, वेज एम्प्लॉयमेंट एक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है। अब देखिए जॉबलेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और फॉर्मलाइजिंग इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल को फॉर्मलाइज करो, एजुकेशन को वोकेशनलाइज करो, यानी कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो प्रोवाइड करवाए जाए बच्चों को थ्योरी के अलावा, और जो जॉबलेस है उसे इंक्लूसिव ग्रोथ बनाओ, यानी कि जॉबलेस कंट्री को हटाओ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाओ। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक बायोटिक एक आता है अबायोटिक। तो बायोटिक में सारे लिविंग बींग्स आते हैं, अबायोटिक में सारे नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, जैसे बर्ड्स, ट्री, ह्यूमन, ये सब बायोटिक है। क्लाउड, माउंटेन, रिवर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग, यानी कि अबायोटिक, ठीक है। अब देखिए पिलर्स, एनवायरमेंटल फंक्शन। अब एनवायरमेंट का फंक्शन क्या है, पहला है रिसोर्सेज को सप्लाई करना, डायमंड, गेहूं, वाटर एक्सेट्रा, ये सब क्या है रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करता है हमें, नेचर प्रोवाइड करवाती है। दूसरा है असेमिलेट ऑफ वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट है डीकम्पोज होकर क्या बन जाता है, मट्टी बन जाता है ना,
तो ये क्या करता है, वेस्ट को अपने अंदर संभाल लेता है। नेचर क्या है, वेस्ट को अपने अंदर संभाल लेता है। तीसरा है आपका सस्टेनेबल लाइफ, यानी कि सस्टेन लाइफ। अब लाइफ को बनाए रखता है, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इन सबको मेंटेन रखता है ये नेचर। चौथा है एस्थेटिक सर्विस, यानी कि ये जो आप कल्चरल देखते हो, स्पिरिचुअल देखते हो, आप ये साइंटिफिक वैल्यूज देखते हो, आप ये जो नज़ारे देखते हो, सीनरीज देखते हो, बढ़िया बढ़िया प्लांट्स, माउंटेन्स, क्लाउड्स, ये सब क्या है, नेचर की देन है। अब देखिए नेचर की दो कैपेसिटी है। पहला है कैरिंग कैपेसिटी, दूसरी है एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, कि आप कितना रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक नेचर से। तो नेचर से उतना ही रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करें जितना वो रीजनरेट कर पाए। अगर नेचर की रीजनरेट करने की पावर 10% है और आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो 11%, तो आप उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो 1% से। ठीक है। ऐसे ही एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है, वेस्ट जनरेशन का नॉट एक्सीड एसेमिलेशन, यानी कि अगर उसकी वेस्ट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी 10% है और आप 12% वेस्ट कर रहे हो, तो ये 2% क्या है, ये 2% ज्यादा वेस्ट हो रहा है, यानी कि ये आपके इन्वायरमेंट को एक ना एक दिन नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है। यही कारण बनते हैं दोनों इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। ठीक है। सप्लाई डिमांड रिवर्सल। अब देखिए होता क्या है कि जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, सप्लाई क्या है, कम होती जा रही है। उसी कारण से क्या आ रहा है, ह्यूमन डिमांड फ्रॉम मैनेजेबल टू अनमैनेजेबल होती जा रही है। ठीक है। रीचिंग एब्जॉर्प्टिंग कैपेसिटी, यानी कि बेस जनरेटेड एक्सेस अर्थ एबिलिटी टू एसिमिलेट इट वी रीच एब्जॉर्प्टिंग कैपेसिटी लीडिंग टू पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। यानी देखो, जो भी एयर की कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की पोल्यूशन को, वाटर कैपेसिटी है पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की, और जो नॉइज कैपेसिटी है इंसान के एब्जॉर्ब करने की, वो अगर एक लिमिट से बाहर हो जाती है, रीजनरेशन से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर हो जाती है, तो वो आपको अल्टीमेटली इफेक्ट करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी नेचर को, है ना। देखो दो एग्जांपल आगे बड़े तगड़े इसके, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। तो ओजोन डिप्लेशन क्या है, जब आपकी अर्थ की स्ट्रेटोस्फेयर में से जो लेयर होती है उसमें जब छेद हो जाता है या फिर वो हल्की पड़ जाती है, तो उसमें से जो यूवी लाए हैं, यूवी लाइट्स सन की, वो धरती पे नीचे डायरेक्ट आती है, जिससे कि हीट ज्यादा उत्पन्न होती है और स्किन इशू, हेल्थ इशू बढ़ जाते हैं, है ना। अब जो ग्लोबल वार्मिंग होता है क्या है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जो CO2 हम कन्वर्ट करते हैं, गैसेस निकालते हैं कार से, चिमनियों से, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रिक जनरेशन के थ्रू, कोयले के थ्रू, है ना? तो ये सब क्या है, CO2 को इंक्रीज़ करता है, ग्रीन गैस को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि एक हमारी अर्थ पे क्या बनती है, ग्लोबल टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, मीन टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है? गर्मी बढ़ती रहती है, इससे ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं इसके कारण। अब देखिए इंडियाज़ एनवायरमेंटल डिक्टोमी। अब इंडिया की क्या एनवायरमेंटल डिक्टोमी है, तो इंडिया में बताया गया है कि डिफॉरेस्टेशन सर्वाइवल, यानी कि जो इंडिया में डिफॉरेस्टेशन है, वो ज़्यादा है सर्वाइवल के लिए। पॉल्यूशन फ्रॉम प्रोस्पेरिटी, यानी कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत किया जाता है। फिर क्राइसिस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, जब लैंड को तबाह किया जाता है, अफेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंक्लूडेड पर्सन एक्टिंग अपॉन अ लैंड, यानी कि जब आप लैंड पे सीमेंट के घर बनाते हो, पेड़ों को काटते हो, ठीक है, उसमें केमिकल का पानी छोड़ देते हो, वेस्ट प्लास्टिक को डालते हो, तो इससे क्या होता है, इससे लैंड आपका डिग्रेड होता है। अब फॉरेस्ट इल्यूजन। अब देखिए यहाँ बताया गया 12.99% डेंस फॉरेस्ट रियलिटी। ठीक है। और सोशल फॉरेस्ट थ्योरी, 33% ऑप्टिमल फॉरेस्ट कवर टारगेट। तो देखिए सिंपल सा एरिया ये बताता है कि जो कम्युनिटी लेड ट्री प्लांट और नॉन फॉरेस्ट लैंड, रोड साइड, वेस्टलैंड टू मीट लोकल नीड्स, एम टू रिड्यूस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। तो देखिए जो भी आपके रोड पे साइड में जो और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि वो लोकल नीड को पूरा कर पाए, ह्यूमन की नीड को पूरा करने में हेल्प कर पाए। ठीक है। और एलोबरेट करते हैं गैप के बीच में, गैप क्या है, द टारगेट ऑफन मीट विद द मोनोकल्चर प्लांटेशन नॉट डाइवर्स इकोसिस्टम, डेंस बायोडाइवर्स फॉरेस्ट रियलिटी इज मच लोअर। यानी कि आप सब बताया गया आपको सिंपल सा कि जो आपका फॉरेस्ट है, आपका जो फॉरेस्ट है, वो जितना आपको डेंस लगता है उतना डेंस है नहीं। यानी कि जो उसकी कैपेसिटी है ऑक्सीजन जनरेट करने की, पॉल्यूशन को असिमिलेट करने की, वेस्ट को असिमिलेट करने की, वो उतनी नहीं है। इसलिए हमें प्लांटेशन करना चाहिए। ट्री प्लांटेशन करने से हो गया, हमारी जो भी नीड्स है वो थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएंगी नेचर की, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बोला गया है यहाँ पर, डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट अफेक्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि अगर हम आज ही सारे रिसोर्सेज खर्च कर लेंगे, जो टुमारो जनरेशन जो आएगी, हमारी जनरेशन, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। मान लीजिए अगर सारा तेल खर्च हो जाए आज, तो आगे जनरेशन देख नहीं पाएगी तेल क्या था।
है ना। अब देखिए सोलर पावर, विंड पावर, क्लीनर फ्यूल, ठीक है। अब सोलर पावर क्या होती है, जिसमें सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो फोटोवोल्टेइक जो फोटोवोल्टेइक इफेक्ट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे यानी इलेक्ट्रिसिटी में। और ये हार्नेसिंग एटमॉस्फेरिक करंट यानी कि देखो विंड मिल जो होती है जिससे हवा के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है विंड मिल के टरबाइन के घूमने से। क्लीनर फ्यूल यानी कि जो सीएनजी फॉर व्हीकल्स है, एलपीजी फॉर होम्स है, वो क्या क्लीनर फ्यूल है जो कि कम पोल्यूशन करते हैं। अब देखिए वे टू फॉरवर्ड रूरल टेक ट्रेडिशन यानी कि अब रूरल एरिया में क्या टेक ट्रेडिशन लाए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए या फिर रिसोर्स जनरेट हो पाए ताकि नेचर की हेल्प हो पाए। तो गोबर गैस, बायोगैस जरूरी है जिससे कि वो ऑर्गेनिक मैटर के यानी खेती बाड़ी में यूज कर सके या फिर आग जलाने में यूज कर सके। मिनी हाइडल प्लांट जरूरी है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके हिली एरिया में। ट्रेडिशनल नॉलेज जरूरी है जिससे कि वो अपनी नॉलेज की यूज करके एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो कंपोस्टिंग। तो बायो कंपोस्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं करना चाहिए, आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। अब देखो अल्टीमेट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल है। 17 गोल के नाम यहाँ आपको मेंशन है, आपने पढ़ लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लास्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 नेशन है और 1 स्टार्टिंग है। ये तीनों नेशन लगभग आसपास ही आजाद हुए थे, है ना, आजाद सेम टाइम पर। और सबसे आगे कौन है, आज चाइना है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। तो ऐसा इन तीनों की स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है, तो ये इस रैंकिंग पे आ गया आज, तो वही हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था वो 1947 में हुआ था। पाकिस्तान भी 1947 में हुआ था। चाइना हुआ था 1949 में, यानी कि इंडिया पाकिस्तान से 2 साल बाद, ठीक है। अब उस समय इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्टैग्नेंट थी, अंडर डेवलप्ड थी, इंडिया को बिग पुश की जरूरत थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। वहीं पर पाकिस्तान पाकिस्तान फेस कर रहा था स्टैग्नेंट को, पार्टीशन को, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल बेस को। वहीं पर चाइना तो छोटा सा ओवरव्यू था, आगे बढ़ते। इनिशियल ब्लूप्रिंट, इनिशियल ब्लूप्रिंट देखिए, मिक्स इकोनॉमी मॉडल, इंडिया पाकिस्तान, स्टैटिज्म, कमांड इकोनॉमी चाइना। तो देखिए मिक्स इकोनॉमी सिस्टम क्या था, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम में इंडिया और पाकिस्तान ने अपनाया था मिक्स इकोनॉमी, यानी कि ना सोशलिज्म होंगे ना वो कैपिटलिज्म होंगे, वो मिक्स होंगे। वहीं पर चाइना ने अपनाया सोशलिज्म, कमांड इकोनॉमी यानी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का पूरा पूरा अधिकार रहेगा, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर का योगदान था इसके अंदर, ठीक है। और इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान था तो, लेकिन सेकेंडरी रोल था, प्राइमरी रोल नहीं, सेकेंडरी रोल था। यहाँ पर ऑल क्रिटिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके अंदर थे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थे, गवर्नमेंट के अंदर थे, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, ठीक है। जो भी वाट हाउ होम था वो सब डिसाइड कौन करेगा, वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर है कि जितने भी दोनों, जब भी तीनों कंट्री है, सबने अपनाया था इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, जिसे बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपनाया था इन तीनों ने। अब देखिए चाइना ने रेडिकल पुश किया था, चाइना का इंपॉर्टेंट पुश किया था GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिनका एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इन्हें क्या करा, इन सबको आदेश दिया कि सब अपने बैकयार्ड में क्या करो, इंडस्ट्री को सेटअप करो, मशीनें लगाओ और गुड्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। और जो खेती भी करोगे ना तो आप कम्यून में करोगे, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग करोगे, ग्रुप में करोगे खेती आप, ठीक है। तो फार्मिंग होगी वो भी ग्रुप में होगी, ठीक है। द बैकलैश, बैकलैश क्या हुआ, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो विपरीत हो गई और पुअर प्लानिंग की वजह से GLF था वो एक इकोनॉमिक हवा बन के रह गया, है ना, जिसमें डेथ हो गई थी 30 मिलियन पीपल की। अब देखिए उसके बाद आया था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, जिसमें स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स को भेजा गया था कंट्री के साइड, कंट्री के कोने कोने में, ताकि वो लार्ज नंबर पर सीख पाए, सिखा पाए लेबरिंग के बारे में, खेती के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक पे क्या आया कि इससे सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस थे चाइना में, सोशल केओस था, कैंपेन क्रिएट किए गए, अर्जेंट नीड थे, न्यू डायरेक्शन दी गई और रिफॉर्म्स लाए गए 1970s में, ठीक है। अब का है वेकिंग अप द ग्लोबल इंटीग्रेशन। अब देखो अब आया टर्निंग पॉइंट, वेकिंग अप टू द ग्लोबल इंटीग्रेशन। जो चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, तो इन लोगों ने अपने आप को ओपन कब करा ग्लोबल ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए, बाहर कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। चाइना ने करा 1978 में, पाकिस्तान ने 1988 में, सबसे लास्ट में करा इंडिया ने 1991 में, ठीक है। तो चाइना की पॉलिसी थी ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, यानी कि आओ हमारे यहाँ बिजनेस करो। पाकिस्तान की पॉलिसी थी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, यानी कि वो अडॉप्ट करेंगे ड्यू टू सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि जो भी
पाकिस्तान ने रिफॉर्म लाए, वो अपनी इच्छा से नहीं लाए थे, क्योंकि चाइना अपनी इच्छा से रिफॉर्म लाए थे। ऐसे ही इंडिया भी अपनी इच्छा से रिफॉर्म नहीं लाया था, वो भी लाया था क्योंकि वो लोन में दबा हुआ था, $7 बिलियन के लोन में, ठीक है। चाइना ने कैसे गेन करा एक मैसिव एडवांटेज, वो भी 10 से 13 साल का। इन लोगों ने भी ओपन करा, लेकिन चाइना ने इन लोगों से 10 या 13 साल पहले ओपन कर लिया, इसलिए चाइना आज क्या है, वहां से आगे है, क्विक डिसीजन मेकिंग के चलते। अब चाइना ने करा क्या, चाइना का स्टेप वन था फाउंडेशन एग्रीकल्चर, चाइना ने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग किया। सेकंड स्टेप, चाइना ने इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग किया। और तीसरा स्टेप, जो ग्लोबल मैग्नेट एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि जो चाइना ने क्या करा, बाहर की जितनी भी कंपनीज को अट्रैक्ट करा अपनी कंट्री में, ताकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप करे। और आज इसी वजह से जितनी भी सारी कंपनीज फोन की हैं, टेक्नोलॉजी की हैं, वो सब आज चाइना में बिल्ड करती है। भले ही वो कंपनी अमेरिका की हो, बाहर कंट्री की हो, लेकिन वो बिल्ड क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगी, चाइना में करेंगी। पाकिस्तान ट्रैप, अब पाकिस्तान हम जानते हैं कि बीच सर्कल फंसा हुआ है पॉवर्टी के और स्ट्रक्चरल बॉटलनेक के, बैकवर्डनेस के। तो देखते हैं कैसे फंसा हुआ है, कि लो प्रोडक्टिविटी वहाँ पर, डिजायर अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्लाइमेट भी बहुत वल्नरेबल है, नाजुक है, ठीक है। और क्रोनिक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, क्या पेमेंट क्राइसिस रहता है, वो डेब्ट दबे रहता है हमेशा। और गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट और जो डेफिसिट है, यानी कि जो गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन डेफिसिट है, वो भी उनका हैसियत खराब ही रहता है। अब लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है, वो भी क्या है, बहुत कम है। लो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेट नहीं है, और ह्यूमन कैपिटल भी पुअर है। अब देखिए ग्रोथ स्कोर बोर्ड, अब यहाँ स्कोर बोर्ड दिखाया आपको डायग्राम के थ्रू कि कौन सबसे आगे है, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए सर्विस सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी दिखाई है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही सर्विस सेक्टर में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन अभी भी कहाँ इन्वॉल्व है, वो खेती में ही, ठीक है। जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन भले ही इसका बड़ा हो, लेकिन जो है इन्वॉल्व पॉपुलेशन है वो खेती में भी इन्वॉल्व है। अब देखिए चाइना, यहाँ डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी यानी बच्चों भीड़, यानी बताया गया है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। तो चाइना में पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 145 लोग रहते हैं, और पाकिस्तान में पर स्क्वायर किलोमीटर में 287 लोग रहते हैं। और इंडिया में भाई देखो, पर स्क्वायर किलोमीटर में 455 लोग रह रहे हैं, इस छोटे से एरिया में। तो यही है इंडिया की डेंसिटी है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। और आप जानते हैं कि चाइना पॉपुलेशन कम होती गई है कि ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी, या मेंशन की है। चाइना की पॉपुलेशन क्या हो गई है, कम हो गई है ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। अब इमीडिएट इम्पैक्ट देख क्या होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, डेमोग्राफी यानी कि एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, ये सब बताता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर, है ना। लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ, जो 400 मिलियन बर्थ, एक ग्रोथ रेट दिखाई गई यहाँ पर, इकोनॉमिक बेनिफिट दिखाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म कॉस्ट, और पॉलिसी शिफ्ट, यानी कि जब चाइना ने अपनी जो वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिले। उनको बेनिफिट मिला ग्रोथ रेट का, उनको बेनिफिट मिला इकोनॉमिक बेनिफिट, उनको बेनिफिट मिला लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग का, उनको बेनिफिट मिला पॉलिसी शिफ्टिंग का, ठीक है। अब 2021 में चाइना ने दोबारा से थ्री चाइल्ड पॉलिसी अपना दी, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है ना, तो उन्हें पहले वन चाइल्ड से हटा के अब क्या कर दी, थ्री चाइल्ड पॉलिसी, ताकि यंगर जनरेशन बढ़ पाए पॉपुलेशन में। अब ह्यूमन एलिमेंट क्या आता है, पॉवर्टी रेशियो, पाकिस्तान में इतना है, इंडिया में इतना, चाइना में इतना, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लीडरशिप कितनी है, चाइना इन दोनों से कहीं आगे है। की मैट्रिक्स क्या है, अब चाइना लीड करता है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी, लोअर मेटर्निटी मोर्टेलिटी रेट में भी, और सैनिटेशन में भी सबसे आगे चाइना ही है ना। अब देखते हैं डिकोडिंग ड्रैगन, ड्रैगन यानी कि चाइना, ड्रैगन यानी कि चाइना। उनकी ओपन डोर पॉलिसी इनको आगे बढ़ाई, उन्होंने आगे बढ़ाया है, अगेरियन रिफॉर्म उनको आगे बढ़ाए हैं, और इंडस्ट्रियल सेटअप भी उनको आगे बढ़ाए हैं बाकी की दो कंट्री से। डिकोडिंग द ड्रैगन, देखिए फॉरेन कैपिटल मैन्युफैक्चरिंग डिमांड। अब देखिए डिकोडिंग ड्रैगन, ड्रैगन ने कैसे अट्रैक्ट किया पूरी पूरी कंट्री को, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए एफडीआई एंड ज्वाइंट वेंचर, उन्होंने एफडीआई और ज्वाइंट वेंचर का लालच दे करके बाहर फॉरेन कंट्रीज को अट्रैक्ट किया उनकी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, यानी कि अडॉप्शन ऑफ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी, उन्होंने अपनी जो लेबर कॉस्ट है उसको बहुत लो रखा, जिससे कि पॉलिसीज बनाई लेबर कॉस्ट के ऊपर, और अट्रैक्ट करा बाहर कंट्री के गुड्स को। फिर तीसरा, एसईजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उन्होंने ऐसे जोन बनाए जहां पर टैक्स फ्री हो, सब्सिडीज मिले। ऐसे स्थान बनाए जहां पर अगर कंपनी सेटअप होगी तो वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सब्सिडीज मिलेगी, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर इससे अट्रैक्ट हुए। अब आपका है
बियॉन्ड जीडीपी एंड एचडीआई द रोल ऑफ लिबर्टी, बियॉन्ड जीडीपी एंड एचडीआई द रोल ऑफ लिबर्टी। अब देखो जीडीपी और एचडीआई से बढ़कर लिबर्टी का रोल, तो लिबर्टी इंडिकेटर बताता है कि कितनी छूट है, कितनी पॉपुलेशन को छूट है अपनी आजादी से जीने की। तो इंडिया में सबसे ज्यादा छूट है पॉपुलेशन को अपनी आजादी से कुछ भी एक्टिविटी करने की, इलीगल छोड़ करके, ठीक है। अब चाइना, चाइना भले ही एक सेंट्रली प्लान इकोनॉमी है, लेकिन वहां पर लिबर्टी एज कम्पेयर टू इंडिया के मुकाबले कम है ना। अब ये कंक्लूजन है, आपसे पढ़ लीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।